हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है पाठ 1 से लेके पाठ 5 तक का जो है एक ही वीडियो में संपूर्ण उत्तर देखेंगे। देखिए, पहला पाठ में दिया है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पाठ दूसरा में दिया है महासागर एवं महाद्वीप, 3 में दिया है स्थल रूप एवं जीवन, और पाठ 4 में दिया है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, और पाठ 5 में दिया है इंडिया अर्थात भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय आता है आपका, अध्याय 1 में दिया है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भौतिक मानचित्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है सेतु का प्रतीक चिन्ह है, तो आपको आंसर में कर देना है सेतु का प्रतीक चिन्ह होगा आपका सी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमुनोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर होगा, तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उज्जैनी। इसके बाद चौथे में है भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो आपको आंसर में लगा देना है ए नंबर, 5 घंटे 30 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो कितने घंटे में पूरा करती है। तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर, 24 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो आपको आंसर में लगा देना है उत्तर दिशा में। 7वें में है मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, तो आपको आंसर में करना है मानचित्र का मुख्य घटक कौन सा नहीं है, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है, तो कौन सा रेखा हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उष्ण जलवायु। 10वें में है ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको जो है ए नंबर में आपको भरना है एटलस कहलाती है, और दूसरे में भरना है आपको अंतर्राष्ट्रीय, और तीसरे में भरना है आपको थीमेटिक, और चौथे में भरना है आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और 5वें में भरना है आपको 0 डिग्री, और 7वें में भरना है आपको खगोल विद्या। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। और देखिए, आगे यहाँ पे आपको जी नंबर में भरना है 1, और एच में भरना है आपको पृथ्वी, आई में भरना है आपको दिशाओं, और जे में भरना है आपको ठंडी। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है, आप अच्छे से देखिए भर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन में भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आपको आंसर में करना है भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। देखिए, दूसरा में पूछा है क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। आपको इस तरह से तीसरे के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। आपको उत्तर में करना है किसी मानचित्र में लघु आरेख को लघु मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन में है चतुर्दिशी में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं। तो आपको उत्तर में करना है चतुर्दिशी में 4 दिशाएं सम्मिलित हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इन्हें अंग्रेजी में क्रमशः NSE और W अक्षरों से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पर्श करता है। तो आपको आंसर में करना है यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो प्रकाशित होगा वह दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया वाला भाग रात का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में पूछा है नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको उत्तर में करना है नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशाओं का पता लगाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 में है पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें में पूछा है मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। आपको उत्तर में करना है मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे चार्ट या फ्लैट भी कहा जाता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आपको उत्तर में करना है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी में आपका पहला क्वेश्चन है 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका कंपास का उपयोग करना है। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा दिशा की ओर इशारा करती है। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है IST का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा। तो आपको उत्तर में करना है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे और 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे का समय होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो देखिए आपको इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर और आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर एक कैलेंडर दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। 6वें में है वाराहमिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो आपको उत्तर में करना है वाराहमिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास कपितक कायथा नामक गांव में हुआ था। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करिएगा। 7वें में है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। देखिए वृक्ष का चिन्ह बनाना है आपको और यहाँ पे आपको इस तरह से पुलिस स्टेशन का चिन्ह बनाना है और यहाँ पे तालाब का और यहाँ पे पक्की सड़क। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में है मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। आपको उत्तर में करना है मानचित्र के 3 प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, उसके अनुपात और विशेषताओं को सरल और समझने योग्य रूप में दर्शाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां।
क्वेश्चन नंबर 9 में है मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर करना है मानचित्र एक पैमाने पर आधारित होता है जबकि रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाया जाता है। मानचित्र में सटीक दूरी और दिशाएं दिखाई जाती है जबकि रेखा चित्र में केवल एक सामान्य दृश्य दिखाया जाता है। तो आपको इस तरह से मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करनी है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। तो आपको जो है ये देखिए भारत का ये मानचित्र है, यहाँ पे आपको पड़ोसी देशों को दर्शाना है। तो देखिए पड़ोसी देश आप इस तरह लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपको इस तरह से पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको जो है इस चित्र को अच्छे से आपको देख लेना है। इस चित्र को देख के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। तो आपको जो है इस चित्र में देख के आपको आंसर करना है। देखिए ये है आपका रेलवे स्टेशन, ये है आपका रेलवे स्टेशन वाला भाग। तो आपको आंसर में करना है रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद दूसरे में है बैंक से बाजार जाने के लिए किस दिशा से चलकर दिशा की ओर जाएंगे। तो आपको उत्तर करना है बैंक से बाजार जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। इसके बाद तीसरे में है दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको उत्तर में करना है ऊपरी दाएं कोने में 4 तीर 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दर्शाते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा है चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है चिकित्सालय के दक्षिण में स्कूल है। पाँचवें में विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो आपको उत्तर में करना है विद्यालय के पास अस्पताल और बैंक दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सांस्कृतिक थीमेटिक मानचित्र। ये स्थान सीमाएं, जनसंख्या, मौसम आदि दर्शाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। तो ये तीसरे क्वेश्चन में पूछा है अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो आपको अंतर में लिखना है अक्षांश रेखाएं पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर चलती है जबकि देशांतर रेखाएं दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती है। आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में पूछा है मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्देशांक एक संख्यात्मक प्रणाली है जो किसी स्थान को एक विशिष्ट बिंदु के रूप में दर्शाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा है ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको जो है यहाँ पे ग्लोब का चित्र बनाना है और जो ये लिखे हुए हैं इन शब्दों को जो है आपको ग्लोब में दर्शाना है। तो देखिए आपको इस तरह से ग्लोब का चित्र बनाना है। तो आप ये ग्लोब का चित्र बना लीजिएगा और जो है इनमें जैसे लिखा है आप इस तरह से कर लीजिएगा। अध्याय 2 में आपका दिया हुआ है महासागर एवं महाद्वीप। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। देखिए आपका जो है दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हिंद महासागर। इसके बाद तीसरे में है भारत देश महाद्वीप का भाग है। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया का। इसके बाद चौथे में है अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पुस्तकालय और औषधालय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर यूरोप और एशिया। छठवें में है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। छठवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में है अलवड़ी जल का उदाहरण नहीं है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर समुद्र। इसके बाद 8 में है किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 9वां आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। 10वें में है समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर व्हेल। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। तो देखिए पहले नंबर में आपको भरना है लवड़ीय होता है, इसके बाद दूसरे में भरना है आपको चक्रवात, और तीसरे में भरना है आपको ग्रीनलैंड, और चौथे में भरना है आपको अधिक, पाँचवें में भरना है आपको अंटार्कटिक, और छठवें में भरना है आपको नीले, और इसके बाद नेक्स्ट में भरना है आपको समान। इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे देखिए एच में भरिएगा आप बादलों के विशाल समूह हैं, और यहाँ आई में आपको भरना है अरब, और जे में भरना है आपको महासागरों। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो आपका जो है पहले के उत्तर में आपको करना है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था। आपको उत्तर में करना है जिसका मुख्य कारण इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के नीचे 9.1 तीव्रता का भूकंप था। आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको आंसर में करना है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कर लीजिएगा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें में पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी। तो आपको उत्तर में करना है जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वें के उत्तर में आपको करना है भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और समुदायों में मिलता है। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है समुद्र का चौड़े मुख वाला वह भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है खाड़ी कहलाती है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल जैसे भूरे, हरे और लाल शैवाल, समुद्री घास, मैंग्रोव और नमक दलदली पौधे शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 15 अक्षांश देशांतर तथा क्षेत्र अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है, वह क्या कहलाता है। तो आपको उत्तर में करना है समय क्षेत्र। इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाते हैं लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन है, उसके उत्तर में आपको करना है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरे में है तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको करना है मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सीप, झींगा, केकड़ा आदि। इसके बाद चौथा आता है आपका, तो आपको चौथे के उत्तर में करना है मैं अपने घर और विद्यालय में पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जल का संरक्षण करता हूँ। इसके बाद पाँचवें के उत्तर में आपको करना है आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सही उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। इसके बाद देखिए 6वां आता है आपका, तो आपको 6वें के उत्तर में करना है नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने और भूजल आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 के उत्तर में आपको करना है अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को कम करना, टिकाऊ मछली पकड़ने और जलीय कृषि को बढ़ावा देना।
समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। आपको 7 के उत्तर में करना है इस तरह से। इसके बाद आपको 8वीं के उत्तर में आपको लिखना है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य। सा नो वरुण एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अनुवाद है महासागरों के देवता वरुण हमारे लिए शुभ रहे। इस तरह से आपको 8 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें के उत्तर में करना है आपको उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है इससे न केवल फसलों का उत्पादन कम होगा बल्कि किसानों की भी आय घटेगी और खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद जल संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध जल का अधिकांश भाग खारा है और उपयोग के योग्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है महासागरों से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें सुनामी, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन शामिल है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे के उत्तर में आपको करना है दुनिया में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है सुनामी प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के नीचे होने वाली घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। ये विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में विनाश और तबाही मचा सकती है जिससे जान माल भारी नुकसान होता है। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें के उत्तर में आपको करना है महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। अरे बच्चों आप जो है इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। अध्याय 3 में दिया है आपका स्थल रूप एवं जीवन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में है पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर गोलाकार शीर्ष होते हैं। इसके बाद तीसरे में है समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो आपको जो है तीसरे के उत्तर में करना है आपको तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा तुंगता। इसके बाद चौथे में है वर्षण का सामान्य रूप है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ओले गिरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां में है पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है सी नंबर पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। आंसर होगा आपका सूक्ष्म जीव। 7वें में है मरुस्थलीय क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कैक्टस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर घाटी। 9वें में है दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद 10वें में है मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मत्स्य पालन का। तो यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में आपको भरना है अरुणिमा सिम्हा। हाँ तो आपको पहले में भरना है अरुणिमा सिन्हा और दूसरे में भरना है आपको माउंट ब्लॉक और तीसरे में भरना है आपको भूस्खलन और चौथे में भरना है आपको विश्व की छत और 5वें में संगत और 6वें में भरना है आपको अफ्रीका। इसके बाद देखिए सातवें में भरना है आपको गंगा नदी। 8वें में भरना है आपको दक्कन का पठार। 9वें में भरना है आपको बादल फटना और 10वें में भरना है आपको सोने और हीरे।
तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? तो आपको उत्तर में करना है गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकली है। इसके बाद दूसरे में है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो आपको उत्तर में करना है मेरा विद्यालय समतल स्थलाकृति पर स्थित है। इसके बाद तीसरे में है, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में करना है माध्य समुद्र तल से आशय समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई से है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए चौथे में है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलती है? तो आपको उत्तर में करना है पर्वतीय जीवों को विभिन्न प्रकार के आश्रय मिलती हैं, जिनमें पर्वतीय वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ, चट्टानें और गुफाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें में छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको उत्तर में करना है छोटा नागपुर का पठार भारत में अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और नदियों से की जाती है। इसके बाद सातवें के उत्तर में आपको करना है, क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। आप इस तरह से 7 का उत्तर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आठवें के उत्तर में करना है, क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट विस्तृत अंडाकार या गोल मैदान उपयुक्त होता है। नौवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, सीढ़ी नुमा कृषि जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें के उत्तर में आपको करना है, हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, याक, लाल पांडा, भूरा भालू, भेड़िया, खरगोश और विभिन्न प्रकार की भेड़ें। इसके बाद जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आपके पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित हैं, क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है और उनके जल से स्नान करने में पापों का नाश होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि कम होती है और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियां पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग और पर्वतारोहण, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हॉकी और कबड्डी प्रमुख खेल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथे के उत्तर में आपको करना है, यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में करना है, एक उदाहरण न्यूजीलैंड के तारानाकी जनजाति का है, जो माउंट तारानाकी को पवित्र मानते हैं। आप इस तरह पाँचवें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद छठवें के उत्तर में आपको लिखना है, इनमें धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय त्योहारों का आयोजन और नदी के किनारे पिकनिक मनाना शामिल है। सातवें के उत्तर में आपको करना है, पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें के उत्तर में आपको करना है, यदि सभी घरों और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे जल की कमी, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें के उत्तर में आपको करना है, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन तिब्बत में स्थित है, जबकि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है, वे सपाट, विस्तृत और अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान लावा के बड़े पैमाने पर प्रवाह और जमने से बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ-उत्तरी वाले क्वेश्चन। दीर्घ-उत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है, जिससे नदियाँ सूखने लगती हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है, मरुस्थलीय पर्यावरण में लोग कई तरीकों से अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे कि पानी का संरक्षण, विशेष फसलों की खेती और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग।
इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है, पर्वतीय जीवन में सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कई चुनौतियाँ भी आती हैं। इन चुनौतियों में दुर्गम रास्ते, खराब मौसम, सीमित संसाधन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे के उत्तर में आपको करना है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में देखिए आपको लिखना है, पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों भू आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी ऊंचे और नुकीले होते हैं, पठार ऊंचे और सपाट होते हैं और मैदान समतल होते हैं। आप इस तरह से 5 के उत्तर में करिएगा। अध्याय 4 में दिया है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन कौन करते हैं? तो आपको उत्तर में लगा देना है ए नंबर। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव विज्ञानी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, पाठ्य पुस्तक के चित्र में समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, समय रेखा की लंबाई को सीमित रखने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्राम को कहा जाता था? आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वल्ली। इसके बाद चौथे में है, आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंगों द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो आपका जो है चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शैल चित्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है, दुनिया के अधिकांश देशों में त्योहारों की तिथियां की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था? आपको आंसर लगा दे रहे हैं बी नंबर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रेडियो। इसके बाद 7वें में, शताब्दी कितने समय के कालखंड को कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 100 वर्ष। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें के जो उत्तर में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भीमबेटका। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां में है, इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पट्टिका। इसके बाद 10वें में है, समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जा सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वें का आपका राइट आंसर होगा पैमाना। तो बी नंबर कर लीजिएगा, पैमाना। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो है आपको भरना है समय रेखा और दूसरे में भरना है आपको सहस्त्राब्दी कहलाता है। इसके बाद सी नंबर में भरना है आपको पुरातात्विक स्रोत। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट आता है, देखिए डी नंबर में आपको भरना है पुरातात्विक विज्ञान। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई नंबर में भरना है आपको पंचांग। इसके बाद भरना है आपको एफ नंबर में भरना है आपको हिमयुग, और इसमें भरना है आपको पुनः निर्माण, और इसमें भरना है आपको मेसोपोटामी, और यहाँ पे भरना है आपको भूतकाल, और यहाँ पे भरना है आपको जीवाश्म। इसके बाद यहाँ पे भरना है आपको, देखिए यहाँ पे भरना है आपको जीवाश्म। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको खाली स्थान देख के अच्छे से भर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह का पूरा नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह का पूरा नाम समान, संवत, पूर्व है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, इतिहासकार किसे कहते हैं? आपको उत्तर में करना है, इतिहासकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। वह पुराने दस्तावेजों, सिक्कों, किताबों, इमारत इत्यादि की मदद से जानकारी इकट्ठा कर लिखते हैं। आपको दूसरे को उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते हैं? आपको उत्तर में करना है, पुरातत्व विज्ञानी का मुख्य कार्य मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा और
पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत अध्ययन करता है। आपको इस तरह करना है 3 के उत्तर में। नेक्स्ट आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको हिमयुग वह समय था जब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। उस समय बहुत ठंडी थी। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 के उत्तर में करना है इतिहास की शताब्दी गणना के लिए 1 से 100 तक 1 शताब्दी, 101 से 200 तक 2 शताब्दी, इसी तरह गिनती आगे बढ़ती जाती है। अब वर्तमान समय 2025 को आता है 2001 से 2100 के बीच, इसलिए वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। आप 5वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका छठवां के उत्तर में करना है मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। इसके बाद 7वें के उत्तर में आपको करना है सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से लगभग 2000 साल पूर्व से 2025 से यहाँ पे आपका 40-25 वर्ष पूर्व माना गया है। आप 7वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वें नंबर के उत्तर में आपको करना है अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानी के चित्र इसलिए मिलते थे क्योंकि इससे लोगों को शासन की पहचान होती थी और उनके शासन की ताकत और प्रसिद्धि दिखती थी। आप 8वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में करना है भारतीय लोग तिथि, पत्र, महीना एवं महीनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर रहते हैं। यही हमारे पंचांग का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए 10 के उत्तर में करना है समय रेखा से हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने की सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो आदि मानव किस प्रकार रहते थे? आपको उत्तर में करना है आदि मानव जंगलों में, गुफाओं या पेड़ों के नीचे रहते थे। वह शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे और छोटे छोटे समूह में रहते थे। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। वह पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। आग का प्रयोग खाना बनाने और गर्मी के लिए करते थे। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के उत्तर में करना है 20वीं शताब्दी का सामान्य सावंत में आरंभिक वर्ष 1901 और अंतिम वर्ष 2000 था। यह शताब्दी विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों और विकास की गवाही बनी। नेक्स्ट है आपका तीसरा के उत्तर में करना है इतिहास जानने के लिए मौखिक स्रोतों में लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, किस्से, कहानी, बुजुर्गों की बातें और लोक नाटक शामिल हैं। यह स्रोत हमें पुराने समय की जानकारियाँ मौखिक रूप से देते हैं। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा तीसरे की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका इस तरह से है। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर चौथे के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है। तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर अच्छे से देख के वीडियो रोक के आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको करना है जीवाश्म वैज्ञानिक पुराने समय के जीवों, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वह यह पता लगाते हैं कि प्राचीन जीवन कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे और पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल हो गया। जटिल समाज में मुख्य का उत्तरदायित्व बढ़ गया। उसे लोगों के बीच न्याय करना, नियम बनाना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और समाज की भलाई के लिए निर्णय लेना होता था। वहाँ समय का प्रमुख नेता माना जाता था। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में आपको इस तरह से देख के लिख लेना है।
तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए 10वें के उत्तर में आपको करना है भोजन की खोज करना, जंगली जानवरों से बचाना, मौसम की मार खाना, ठंडी गर्मी बारिश, रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना, अपनी समझ और भाषा का विकास करना इत्यादि। आप इस तरह 10 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद जो है आता है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए दीर्घोत्तरी वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घोत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो आपको जो है दीर्घोत्तरी के पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको इस तरह से आंसर करने हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, सहस्त्राब्दी की गणना किस प्रकार करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो है दूसरे के उत्तर में आपको इस तरह से आंसर कर लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा आपका उसका उत्तर, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए ये रहा आपका चौथा का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां। तो आपको इस तरह से 5 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में चित्रखंड पहेली जिज्ञासा की तरह इतिहासकार इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आपको उत्तर में करना है इतिहास को एक पहेली जिज्ञासा की तरह समझते हैं। पहले वे विभिन्न स्रोत, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख, पुरानी किताबें, चित्र और मौखिक कहानी एकत्र करते हैं। फिर प्रत्येक स्रोत की तारीख, अवस्थित और विश्वसनीयता जांचते हैं। इसके बाद स्रोतों के बीच तुलना करके देखते हैं कि कौन सी जानकारी मेल खाती है और कौन सी अलग दिखती है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 5 में दिया है आपका इंडिया अर्थात भारत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए ऑप्शन में आपके ये दिए हुए हैं, तो आपका जो है पहले का आप सही राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो देखिए ऑप्शन में इस तरह से नाम दिए हुए हैं, तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यूनानियों ने। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा 30 का विष्णु पुराण। इसके बाद चौथे में है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इंडिया दैट इज भारत। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, फारसी शिलालेख में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ईरान। इसके बाद सातवें में है ह्वेनसांग जुआनजैंग किस देश का निवासी था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चीन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भारत का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसी प्रकार झंडे शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, फ्रेंच भाषा का। 9वें में है, सप्त संधव का अभिप्राय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7 नदियों की भूमि। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, 1947 के बाद भी इसमें कौन सा देश भारत का अंग था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश। तो आप इस तरह से ऑप्शन वालों का आंसर करिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो है, चीन ग्रंथों में भारत का नाम तियंजू मिलता है। तो यहाँ पे आपको भरना है तियंजू, और बी नंबर में भरना है आपको ऋग्वेद, सी नंबर में भरना है आपको भौगोलिक, और डी नंबर में भरना है आपको चीनी भाषा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर में आपको भरना है बंग। देखिए एफ नंबर में भरना है आपको उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण में बताई गई है। और जी में भरना है आपको भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। इसके बाद एच में भरना है आपको छठी, और आई में भरना है आपको हिंदू कुंभ। इसके बाद है 12 नंबर में भरना है आपको, जे नंबर में भरना है आपको अशोक।
तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है? आपको उत्तर में करना है हमारे देश को दक्षिण भारत में भारतम नाम से पुकारा जाता है। आप इस तरह एक के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? आपको उत्तर में करना है भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको उत्तर में करना है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है, जम्बूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है? आपको उत्तर में करना है जम्बूद्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। 5वें में, वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल थे? उत्तर में करना है आपको जम्बूद्वीप में आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे जो अब भारत के हिस्सा नहीं है। तो आप इस तरह से 4-5 का उत्तर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपको उत्तर में करना है भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। आप इस तरह करिएगा 6वें के उत्तर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? आपको उत्तर में करना है कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वें के उत्तर में करना है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आप 8वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में आपको करना है, समूचे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 10वें के उत्तर में आपको करना है, चीनी शब्द तेयंजू संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लघुत्तरी के पहले क्वेश्चन में देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए हैं? तो आपको देखिए इस तरह से उत्तर करना है, फारसी, यूनानी, फारसी में हिंदू और यूनानी में इंडोई, इंडेक, लैटिन में भारत, चीनी में देखिए युंतु, अरबी और फारसी में हिंदुस्तान, अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। तो आप इस तरह से एक के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में देखिए लिखा है, प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है? उत्तर में करना है, सिंधु से चीनी शब्द तियंजू लिया गया जिससे स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझाया जा सकता है। यह भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में सम्मानित किया जो उनके लिए ज्ञान और धर्म का स्रोत था। आप इस तरह करिएगा 2 के उत्तर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, संविधान से क्या आशय है? संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानून को बताने वाला प्रलेख है जिसके आधार पर देश का संचालन किया जाता है। आप इस तरह 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, यूनानी भाषा में हा अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में कहना है, यूनानी भाषा में हा अक्षर नहीं होता है, इसीलिए अब यूनानी लोग सिंधु शब्द बोलते हैं। वह हा के बजाय ई का प्रयोग करके इंडो या इंडेक कहने लगे। इसी बदलाव से आगे चलकर हिंदू और इंडिया जैसे शब्दों का नामकरण हुआ। 5वें में, निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है, निवासी शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आपको 6वें के उत्तर में करना है। तो देखिए आपको 6वें के उत्तर में करना है, आपको प्राचीन समय में विदेशी लोग भारत में व्यापार, यात्रा, शिक्षा, धर्म और आक्रमण जैसे कारणों से आते थे। आप इस तरह 6वें में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए हैं, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? आपको उत्तर में करना है, भारत को दिए गए विदेशी नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यांत्रियों, पुस्तकों, नक्शों और विदेशी लेखों में मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 8वां, भारत को संघ क्यों कहा गया है? उत्तर में करना है, भारत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है जो मिलकर एक देश बनाते हैं, इसी कारण भारत को संघ कहा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। तो आपको 9वीं के उत्तर में करना है, नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कारण भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। इसके बाद 10वें में है, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चुनाव, रावी। तो आप इस तरह से 10वीं के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ उत्तरी के आपके पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है आपको, संदर्भ पाठ के आधार पर उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल के साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको करना है, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप कहने के लिए पीछे का मुख्य कारण जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है। इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि देश सम्मिलित थे। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है, सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखनी है। तो पहला है सिंधु नदी, सरस्वती, झेलम, चिनाब नदी, रवि, सतलुज, व्यास। तो आप इस तरह से नदियों के नाम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जुआनजैंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। तो आपको जो है देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो जो है रोक के आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था। तो आपको जो है इसका उत्तर भी आपको वीडियो रोक के आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी। तो आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप इसका आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।